सो कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू करते हैं अपने किसको, दैट इज़ द, किसको कंटिन्यू करेंगे, अपना जो अपनी कर रहे थे हम मेंस के जो PYQs हैं GS2 पॉलिटी में, उनका थीम वाइज हम क्या कर रहे थे, थीम वाइज उनको कवर अप करते हुए चल रहे थे. मेंस के लिए अपनी वही स्ट्रैटेजी रहेगी. सबसे पहले जो प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ेंगे वो, साथ में मेंस की रिकरिंग थीम्स या फिर जो थीम्स आई हुई हैं PYQ में लास्ट 10 ईयर में, साथ में जो करंट अफेयर के मोटे मोटे मुद्दे हैं एंड द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड दिस वे हमारे देखिए मोटे मोटे 8 क्वेश्चंस आते हैं, 8 से 9 भी आ सकते हैं कभी हुआ, ठीक है, हमारे पॉलिटी के. एंड ऑलमोस्ट 125 मार्क्स की हमारी इंडियन पॉलिटी आती है. 8 से 9 ही आई थिंक 10 आते हैं, 5 वो हाँ, शायद इस तरीके से. तो 125 मार्क्स की हमारी क्या आती है, इंडियन पॉलिटी आती है. सो दैट इज़ वाई एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मेंस एंड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स ऑल्सो. ये जो सेशंस है हमारे मेन स्पेसिफिक हो रहे हैं, जिसमें हमारी जो रिकरिंग या सिंपल जो थीम्स हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई हैं, हम उनको अच्छे से समझ रहे हैं. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह भी यहाँ पे याद करते हुए चलेंगे. दैट इज़ इट. चलिए, तो हमारी नेक्स्ट थीम है, अभी हम जो है एक फेडरलिज्म, एक ब्रॉड टॉपिक दैट इज़ फेडरलिज्म के अंडर ये सारी थीम्स पढ़ रहे हैं. सेंटर स्टेट्स फाइनेंशियल रिलेशंस एंड फिजिकल फेडरलिज्म. तो फिजिकल फेडरलिज्म पे काफ़ी बार क्वेश्चन आया, तो दैट इज़ वाई अपने आप में एक इंपॉर्टेंट थीम है. एंड फेडरलिज्म जो कि एक ब्रॉड टॉपिक है, उसमें हर साल एक क्वेश्चन आया ही आया है. तो दैट मीन्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन के अगर फ्रेमवर्क में देखें, अगर फाइनेंशियल रिलेशंस में, तो आर्टिकल 268 से 293 डिफाइन करते हैं क्या फाइनेंशियल रिलेशंस रहेंगे सेंटर एंड स्टेट के बीच में. हमने डिवीजन की है पावर्स की, वही लिस्ट के माध्यम से जो यूनियन लिस्ट में चीज़ें हैं वहाँ पे मेजर टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, जो कि कौन लगाएगा, कौन कलेक्ट करेगा, दैट इज़ अपना यूनियन गवर्नमेंट है ना, सेंटर. स्टेट लिस्ट में वो सारी चीज़ें हैं जिन पे हमारे कौन टैक्स लगाएगा, हमारे जैसे कि लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी, वैट, है ना, वो सारी चीज़ें जो कौन लगाएगा, जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी. आर्टिकल 280 हमारी जो है वो फाइनेंस कमीशन से रिगार्डिंग डील करता है कि फाइनेंस जो कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, वो रिकमेंडेशन देगा कि किस तरीके से हमें टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, कि क्या ग्रांट्स देनी चाहिए सेंटर को, स्टेट को, ठीक है. आर्टिकल 275 बात करता है ग्रांटिंग एड टू स्टेट्स. आपको पता है जो सेंटर है वो स्टेट्स को ग्रांट भी देता है. एंड एक और जो आर्टिकल है वो कहता है कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट भी दिए जा सकते हैं फॉर एनी पब्लिक पर्पस, ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए, ठीक है. तो ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है. तो मैं मोटे मोटे आर्टिकल क्या याद होने चाहिए, 268 से लेकर 293 तक. 268, 293, 2 तो सेम ही है, 6 को उल्टा करते क्या बन गया, 9 बन गया, और 3 8 इस तरीके से था, हमने इसको आधा कर दिया, तो इस तरीके से 3 बन गया. मतलब कुछ भी करके आपको याद करना है तो याद कर लो. 268 to 293, ठीक है. अब हम थोड़ा सा एवोल्यूशन देख लेते हैं ड्यूरिंग द प्लान डेवलपमेंट. तो 1950 से लेके 2014 तक की अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ पे आपको पता है प्लानिंग कमीशन था, जो कि की इंस्टीट्यूट था, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट था, जो फंड को ट्रांसफ़र करता था टू स्टेट विया प्लान ग्रांट्स. मतलब क्या करता था, प्लान बनाता था और उन प्लान के अकॉर्डिंग क्या करता था, ग्रांट्स देता था किसको, स्टेट्स को, हमारा प्लानिंग कमीशन. और वो काफ़ी सेंट्रलाइज्ड अप्रोच को फॉलो करता था. दैट मीन्स स्टेट का काफ़ी लिमिटेड से था, उसमें ज़्यादा स्टेट्स की चलती नहीं थी. एंड फंड्स वर टाइड टू सेंट्रल प्रायोरिटीज़. और जो फंड्स हैं वो सेंटर के अंडर रह के होता था, मतलब उनका आदान प्रदान जो भी कह लो. लेड टू वर्टिकल इम्बैलेंस. इसकी वजह से क्या हुआ कि वर्टिकल इम्बैलेंस आया, सेंटर के पास ज़्यादा रिसोर्सेज रहे. एंड हॉरिजेंटल इम्बैलेंस भी आया, रिच वर्सेस पुअर स्टेट क्रिएट हो गए. क्योंकि होता क्या था, अगर सेंटर का ही ज़्यादा अपनी मर्जी चलेगी तो सेंटर उन स्टेट्स को प्रेफर करता था जहाँ पे सेम उनकी ही पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, और उन्हीं स्टेट्स को वो क्या है, पैसे देता था. तो इसलिए वर्टिकल इम्बैलेंस तो आया ही, इसके सेंटर के पास ज़्यादा है, स्टेट के पास कम है. साथ में स्टेट के लेवल पे भी हॉरिजेंटल जो है, हॉरिजेंटल भी इम्बैलेंस आया, बिकॉज रिच एंड पुअर स्टेट में स्टेट्स का डिवीजन हो गया. सेकेंड है फाइनेंस कमीशन. और उसके अलावा फाइनेंस कमीशन आपको पता है एक पीरियोडिक रिकमेंडेशन देता है, जो कि बैलेंस करने की कोशिश करता है फिजिकल ट्रांसफर, बट ऑफन सेकेंडरी टू द प्लानिंग कमीशन. काफ़ी पहले, ये पहले की बात है, 2014 से पहले सेकेंडरी था, मतलब ये भी रिकमेंडेशन देता था, लेकिन इसकी ज़्यादा चलती नहीं थी उस टाइम पे. प्रमोटेड रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस थ्रू डिवोल्यूशन एंड ग्रांट. और ये रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को प्रमोट करता था, ठीक है. किस तरीके से, डिवोल्यूशन, ये बात करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्टेट को दो, ग्रांट्स दो, इस तरीके से.
स्टेट डिपेंडेंस ऑन सेंटर, और स्टेट जो है पहले 2014 से कम्प्लीटली डिपेंड थे हमारे सेंटर के ऊपर। तो स्टेट रिलाई करते थे हेविली ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी खर्चा है, जो भी डेवलपमेंट का खर्चा है, वो सारा कौन कर देगा? सेंटर कर देगा। रिड्यूस फिजिकल ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, उनके पास ज़्यादा फिजिकल ऑटोनॉमी भी नहीं थी, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी। ये हमारे 2014 से पहले का हमारा हमने सिनेरियो देख लिया। और मैं 2014 की बाद की बात करूँ तो कुछ रिफॉर्म्स आते हैं, आपको पता है। सबसे पहले एबॉलिशन हो जाता है हमारी प्लानिंग कमीशन का, एंड फॉर्मेशन हो जाता है हमारे नीति आयोग का 2015 में, जहाँ पे आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कमीशन में कैसी प्लानिंग हो रही है? सेंट्रलाइज्ड हो रही है, टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तक। ये इनकरेज करता है स्टेट की पार्टिसिपेशन को इन डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ में, और ये करता था, इनकरेज करता था कि स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे डेवलपमेंट वाली स्ट्रैटेजीज़ में। 14th फाइनेंस कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो इसने इंक्रीज करा स्टेट का शेयर इन डिविजिबल टैक्सेस फ्रॉम 32% लेके 42% तक, ठीक है। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला था कि हमें जो है स्टेट का शेयर को 32 से 42 कर देना चाहिए। प्रोमोटेड फिजिकल ऑटोनॉमी, ज़्यादा फिजिकल ऑटोनॉमी देने की बात करी, एंड अकाउंटेबिलिटी की भी बात करी। अब 15th जो फाइनेंस कमीशन आता है ये भी कहता है कि आपको कंटिन्यू डिवोल्यूशन करना है, बट लिंक सम ग्रांट्स टू परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, लेकिन साथ में से ये भी बोला देखो पैसा तो दो, लेकिन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग दो। दैट मीन्स कौन सा स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा दो। हेल्थ, डेमोग्राफीज, इन सब सारी चीज़ों को देखो। स्टेट आर्ग्यू दिस रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन इस पे भी जो स्टेट है वो चिढ़ गए, क्योंकि उनको लगा कि देखो जैसे कि जो साउथ के स्टेट है उनकी प्रॉब्लम रही कि हमने तो पॉपुलेशन कम कर ली है, तो हमें पॉपुलेशन के बेसिस पे कम मिलेगा, तो इस वजह से भी डिस्प्यूट्स अराइज हुए। खैर, उसके बाद आपको पता है जीएसटी का इंट्रोडक्शन हो जाता है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2016 में, और इसके तहत हमारा एक जीएसटी काउंसिल बनता है जो कि एक फेडरल बॉडी है फॉर इनडायरेक्ट टैक्स के डिसीजंस को लेगी। फेडरल मतलब सबसे ऊपर वाली बॉडी है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के डिसीजंस को लेगी। यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बट रिड्यूस्ड स्टेट टैक्सेशन इंडिपेंडेंस, इसने यूनिफाई तो कर दिया टैक्स के सिस्टम को, लेकिन जो स्टेट की टैक्सेशन की इंडिपेंडेंस है उसको क्या कर दिया इसने? रिड्यूस कर दिया। कंपनसेशन इशू पोस्ट 2020 लेड टू ट्रस्ट डेफिशिएंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। साथ में अब जो हुआ क्या था, इस एक्ट के थ्रू ये तय किया गया था कि जो सेंटर है ना वो कुछ पैसे देगा किसको? स्टेट को। क्यों देगा? क्योंकि स्टेट को लॉस हुआ है। पहले जो स्टेट है वही कलेक्ट करती थी इनडायरेक्ट टैक्सेस को, लेकिन अब उसको शेयर करना पड़ेगा सेंटर के साथ, तो उसको क्या हो गया? लॉस हो गया रेवेन्यू का। सो दैट इज़ वाई सेंटर ने बोला कि मैं क्या करूँगा, आपको 5 साल तक क्या करूँगा? कंपनसेशन, जितने का आपका लॉस हुआ है। जैसे कि अब क्या है, पहले इनको मिलते थे 100 रुपये, ठीक है, ईयरली है ना, ईयरली कह रहे हैं हम, ईयरली इनको 100 रुपये मिलते थे, कोई भी एक स्टेट है उसको ईयरली 100 रुपये मिलते थे। अब क्या हुआ, जीएसटी के बाद से इसको 80 रुपये मिलने लगे हैं, सिर्फ 80 मिल रहे हैं, तो 20 का लॉस हुआ। तो वो जो 20 रुपये हैं वो सेंटर इनको प्रोवाइड करेगा 5 साल तक, इस तरीके से। तो ये भी जो कंपनसेशन इश्यूज़ हैं ये भी आने शुरू हो जाते हैं, और इससे भी ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, क्योंकि कंपनसेशन के डिलेज होने शुरू हो गए। सेंटर काफ़ी डिले करके जो है स्टेट को पैसा दे रहा है, और ये इस वजह से हुआ बिकॉज ऑफ द कोविड, है ना, कोविड आ गया था। और इसकी वजह से जो ट्रस्ट था सेंटर एंड स्टेट के बीच में वो इरोड होता है, और जो फिर दोबारा से जो सेंटर एंड स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा क्या हो जाता है? इन्हेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं FRBM एक्ट ऑफ 2003 की। देखिए, ये प्रमोट करता है फिजिकल डिसिप्लिन बट लिमिट करता है स्टेट की बोरिंग फ्लेक्सिबिलिटी को। क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है फिजिकल डिसिप्लिन को तो बढ़ा रहा है, लेकिन जो स्टेट की बोरिंग फ्लेक्सिबिलिटी है ना, उसको ही क्या कर देता है? काफ़ी लिमिट कर देता है, डिक्रीजेस स्टेट की जो बोरिंग फ्लेक्सिबिलिटी है। रीसेंट रिलैक्सेशन, अभी पोस्ट कोविड आपके थोड़े से रिलैक्सेशन दिए गए, जिसने अलाउ करा कि आप हायर डेफिसिट रख सकते हो बट अंडर द सेंट्रल कंट्रोल, तब भी आपको सेंटर के कंट्रोल के अंडर रह के रहना पड़ेगा। उसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को भी काफ़ी रैशनलाइज करने की कोशिश की गई है। सो फ्रॉम 66 से लेके 28 अम्ब्रेला स्कीम्स, हाउएवर कंडीशनल फंडिंग कंटिन्यूज, लेकिन इसमें भी कंडीशनल फंडिंग है कि आप चाहे तो जो है जो दैट इज़ स्टेट है वो पैसा लगा सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ इट। ये सारी रिफॉर्म्स आपको पोस्ट 2014 के बाद देखने को मिले। क्या मिले? एबॉलिशन हुआ सबसे पहले प्लानिंग कमीशन का, एंड नीति आयोग फॉर्म हुआ जो कि अपने आप में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, स्टेट की पार्टिसिपेशन का भी काफ़ी ध्यान रखता है। उसके बाद 14th फाइनेंस कमीशन ने जो स्टेट का शेयर था उसको बढ़ा दिया है, 32 से लेके 42 तक, सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है ना। दैट इज़ वाई काफ़ी बार प्रीलिम्स में भी एंड मेंस में भी आया है। एंड इसने जो फिजिकल ऑटोनॉमी है, अकाउंटेबिलिटी, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। उसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो एक कॉन्टिन्यू इसने डिवोल्यूशन करा, बट लिंक करा कुछ ग्रांट्स को टू परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तक।
इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, created GST Council, a federal body for indirect tax decisions. ठीक है, जीएसटी काउंसिल इंट्रोड्यूस करा, जिससे कि स्टेट की टैक्सेशन की जो पावर है वो कम हो गई, एंड कंपनसेशन डिलेज वगैरह आते रहते हैं जो कि ट्रस्ट को डेफिसिट करता है। FRBM एक्ट भी एक तरीके से जो स्टेट की बोरिंग है उस पर लिमिट लगाता है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को भी रैशनलाइज करा गया है, जो भी अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है स्टेट के परस्पेक्टिव से। नाउ करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं आज के टाइम पे फिस्कल फेडरलिज्म में? देखिए, वर्टिकल इम्बैलेंस है, सेंटर कलेक्ट करता है ज़्यादा रेवेन्यू, स्टेट बियर मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, लेकिन खर्चा ज़्यादा कर रहा है स्टेट कर रहा है, लेकिन पैसा किसके पास ज़्यादा है? सेंटर के पास ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वर्टिकल इम्बैलेंस प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। उसके अलावा डिलेड जीएसटी कंपनसेशन, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि जो कंपनसेशन देने की बात की थी सेंटर ने स्टेट को, उसमें काफ़ी डिले देखने को मिलता है। उसकी वजह से भी जो ट्रस्ट है वो इरोड होता है कोऑपरेटिव मैकेनिज्म में। पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल कंट्रोल थ्रू स्कीम्स, कंडीशंस एंड फंड रिलीज, एक तरीके से पॉलिटिकली चीज़ों को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है आज के टाइम पे। जो सेंटर है वो चाहती है, मतलब कैसे कंट्रोल कर रही है चीज़ों को? स्कीम्स के थ्रू, स्कीम का जो पैसा दे रही है उसके थ्रू, कंडीशंस के थ्रू। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने अपने खुद के फ़ायदे के लिए क्या कर रहे हैं? चीज़ों को सेंट्रलाइज कर रहे हैं ज़्यादा। अनइक्वल फिस्कल कैपेसिटी, आपको पता है जो साउदर्न स्टेट है वो आर्ग्यू करते हैं अगेंस्ट द फॉर्मूला बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। वो कहते हैं कि पॉपुलेशन के बेसिस पे जो फॉर्मूला ये गलत है ना, जो कि हर्ट करता है परफॉर्मिंग स्टेट को। कि साउथ के जो स्टेट है वो कहते हैं हमने तो पॉपुलेशन कर ली थी कम, क्योंकि आपने बोला था पॉपुलेशन कम करो, एंड हमने जो है ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो यूपी जैसा स्टेट है जो परफॉर्म इतना अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन बिकॉज उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उसको हमसे ज़्यादा शेयर मिल रहा है। तो जो अनइक्वल फिस्कल कैपेसिटी, ये भी जो है एक तरीके से स्टेट्स में भी डिस्प्यूट करते हैं। रोल ऑफ नीति आयोग, जो रोल है नीति आयोग का आपको पता है वो लिमिटेड, उसके पास तो फाइनेंशियल पावर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी है। तो ये सारे इश्यूज़ है। ठीक है, तो कौन कौन से इश्यूज़ है? वर्टिकल इम्बैलेंस है, डिलेड जीएसटी कंपनसेशन, पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, अनइक्वल फिजिकल कैपेसिटी एंड रोल ऑफ नीति आयोग इज लिमिटेड। नाउ क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं सो दैट वी कैन स्ट्रेंथन, बेटर कर सके जो फिजिकल फेडरलिज्म है उसको? हम इंश्योर कर सकते हैं कि टाइमली जीएसटी कंपनसेशन दिया जाए एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स शेयरिंग की जाए। क्या इंश्योर करेंगे? कि टाइमली जीएसटी कंपनसेशन दिया जाए एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स शेयरिंग की जाए। सेकेंड है, हम एम्पावर करेंगे इंटर स्टेट काउंसिल एंड जीएसटी काउंसिल को हम एम्पावर कर सकते हैं कि वो जेन्युइन कॉपरेशन दिखाएं, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ना हो। हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर सकते हैं जो स्टेट का टैक्स सिस्टम है एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कैपेसिटी है। हम और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं जो CSS है, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी मिले स्टेट्स को फंड यूटिलाइजेशन में। हम रिफॉर्म ला सकते हैं फाइनेंस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, जिससे कि बैलेंस इक्विटी एंड एफिशिएंसी, जो कि बैलेंस करे इक्विटी को भी एफिशिएंसी को भी, राइट। उसके अलावा पीरियोडिकल फिस्कल जो डायलॉग है, बातचीत, तो आपको पता है एक हर एक चीज़ का सोल्यूशन आप लिख सकते हो किसी भी सोल्यूशन में, वो होना चाहिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच में। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जो है हम उसको बेहतर करेंगे, जो नहीं है, जिस चीज़ की कमी है उसको हम और बढ़ा मतलब लाने की कोशिश कर सकते हैं, और बातचीत तो हर चीज़ का ही सोल्यूशन है। नाउ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस एंड फिस्कल फेडरलिज्म, फाइनेंस कमीशन। तो सेंटर स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस एंड फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में हम बात करेंगे। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस एंड फिस्कल फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट के जो फाइनेंशियल रिलेशंस है, आई थिंक ये ऊपर भी हम सेम ही चीज़ करके आए हैं, आई थिंक अभी। हाँ, अब फाइनेंस कमीशन के परस्पेक्टिव से थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको पता है जो फाइनेंस कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द आर्टिकल 20। ये रिकमेंड करती है कि कैसे, हाउ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए टैक्सेस एंड ग्रांट्स को बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में एंड ऑल्सो अमंग द स्टेट्स। इसका मेन एम क्या होता है कि फाइनेंशियल बैलेंस बना रहे एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रहे। 14 का फाइनेंस कमीशन का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें तो ये 2015 से 2020 में बैठा था ये कमीशन, और इसने मेजर रिफॉर्म ओरिएंटेड कमीशन भी हम इसको कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज इसने ज़्यादा फिस्कल पावर दी थी स्टेट को, सीधा 32% से 42% तक पैसे को देने की बात करी। दैट इज़ वाई काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, अपने आप में हिस्टोरिकल है।
उसके बाद अगर हम देखें तो मेजर रिकमेंडेशन क्या थी 14th फाइनेंस कमीशन की, थोड़ा देखें तो सबसे पहले उन्होंने टैक्स डिवोल्यूशन की बात करी। इन्होंने जो स्टेट का शेयर था डिविजिबल सेंट्रल टैक्सेस में उसको बढ़ा दिया था, काफ़ी बढ़ाया था, लाइक 32 से सीधा 42%, एंड एक काफ़ी हाईएस्ट एवर इंक्रीज था सिंस द इंडिपेंडेंस। गेव स्टेट मोर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, साथ में स्टेट को ज़्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी, जो डिपेंडेंस है उनकी सेंट्रल ग्रांट पे उसको भी कम करने की कोशिश की गई। ग्रांट इन एड, इन्होंने रिकमेंड करा कि 5.06 लाख करोड़ एज ग्रांट टू स्टेट। ग्रांट्स भी काफ़ी देने की बात करी, लाइक 5 लाख करोड़, इतना एग्जैक्ट याद मत रखो, तो 5 लाख करोड़ याद रख लो कि ग्रांट्स देनी चाहिए स्टेट्स को। फोकस किया लोकल बॉडीज़ पे, जैसे कि पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज़ है, फॉर ग्रास रूट डेवलपमेंट। इनका मेन फोकस किस चीज़ पे रहा, लोकल बॉडीज़ पे फॉर ग्रास रूट डेवलपमेंट, ठीक है, कि लोकल बॉडीज़ पे रहा, ठीक है। स्पेशल ग्रांट्स टू स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड। साथ में इन्होंने बोला जो स्पेशल ग्रांट्स हैं वो जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं उनको देना चाहिए, है ना, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसके लिए भी इन्होंने बोला। साथ में इन्होंने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी। इन्होंने बोला, इनकरेज करा स्टेट को कि आप ज़्यादा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट जो मैनेजमेंट है, FRBM की नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करो। एंड फिस्कल डिसिप्लिन को प्रमोट करने की कोशिश की गई। इन्होंने भी बोला कि जो डेफिसिट है उसको 3% से कम रखो, जो हमारी ग्रॉस स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब GDP है, स्टेट की GDP के 3% से कम ही रखना चाहिए हमको अपना, क्या, दैट इज़ अ डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। नाउ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में उन्होंने रैशनलाइजेशन सजेस्ट करा और बोला कि स्टेट को थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दो। मैनी स्कीम्स वर मर्ज्ड और ट्रांसफर्ड टू स्टेट फॉर बेटर मैनेजमेंट। साथ में बहुत सारी स्कीम्स इसके चलते क्या हुई, मर्ज हो गई और ट्रांसफ़र हो गई हमारे स्टेट को बेटर मैनेजमेंट के लिए। स्ट्रेंथनिंग लोकल बॉडीज़, फंडिंग बढ़ी टू लोकल गवर्नमेंट टू एम्पावर रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। इसे बोला फंडिंग को इंक्रीज कर दो टू लोकल गवर्नमेंट। जिससे कि एम्पावर हो सके रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है। नाउ हाउ दीज रिकमेंडेशंस इम्प्रूव्ड स्टेट फिस्कल पोजीशन। अब ये सारी रिकमेंडेशन जो आई, इससे किस तरीके से जो स्टेट की पोजीशन है वो बेटर हुई। सबसे पहला है मोर ओन रेवेन्यू, हायर टैक्स डिवोल्यूशन गेव स्टेट्स अ लार्जर प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम। ज़्यादा अगर आप पैसा दोगे तो जो स्टेट है उनके पास ज़्यादा पैसा भी आएगा एंड वो प्रोडक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। रिड्यूस सेंट्रल डिपेंडेंस, जो स्टेट है उनको ज़्यादा डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किस पे, सेंटर पे, तो लेस नीड है रिलाई करने की सेंट्रल डिस्क्रिशनरी ग्रांट या फिर पॉलिटिकल अप्रूवल की, है ना। बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टेट अब चाहे तो खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं अपने खुद के वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एज पर द लोकल नीड्स। इन्हेंस्ड फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल डिसिप्लिन को भी बेटर करने की कोशिश करी गई। इंकरेज किया गया कि जो FRBM के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाए। प्रूडेंट स्पेंडिंग, की सोच समझ के स्पेंडिंग करो एंड एफिशिएंट बजटिंग की जाए। स्ट्रेंथन लोकल गवर्नेंस, साथ में इन्होंने फंड्स टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ को भी देने की बात करी, जिससे कहीं ना कहीं जो बॉटम अप प्लानिंग है वो इम्प्रूव हो। इनकरेज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इन्होंने एक ट्रस्ट बिल्ड करने की बात करी सेंटर इन स्टेट में बाय शेयरिंग द रिसोर्सेज फेयरली, तो और ज़्यादा जो है उससे ट्रस्ट बढ़ा। तो इस तरीके से हमारा जो है सिचुएशंस बढ़ी। नाउ क्या चैलेंजेस हैं एंड क्या लिमिटेशन है, अब इसकी कुछ कमियां भी होंगी। सबसे पहला है, इससे सेंट्रल के ग्रांट को कम कर दिया। वाइल डिवोल्यूशन इंक्रीज, हाँ पैसा तो जा रहा है स्टेट को ज़्यादा, तो जो सेंटर का शेयर है वो तो कम हुआ, तो सेंटर रिड्यूस प्लान ग्रांट्स एंड CSS फंडिंग। अनइवन बेनिफिट्स, रिचर स्टेट्स बेनिफिटेड मोर, जो रिच स्टेट थे जिनके पास ज़्यादा पैसा था उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ। जो पुअरर स्टेट थे स्टिल स्ट्रगल विद फिस्कल गैप्स। वहीं पे जो रिचर स्टेट है, रिचर स्टेट्स को तो बेनिफिट हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो पुअरर स्टेट है स्टिल स्ट्रगल, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा विद फिस्कल गैप्स के साथ, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का क्या है, कुछ जो रिकमेंडेशंस हैं उनको फुली इम्प्लीमेंट सेंटर ने किया ही नहीं, तो ये भी अपने आप में प्रॉब्लम है। रिपोर्ट चाहे कितनी अच्छी हो, सजेशन कितनी अच्छी हो, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा। फिर फिस्कल स्ट्रेस ड्यू टू कोविड लेटर ईयर्स में, और बाद में फिर कोविड आ जाता है जिसकी वजह से जो स्टेट के फाइनेंस है वो वीक पड़ जाते हैं अगेन,
ड्यूरिंग दिस ड्यू टू द रेवेन्यू लॉस, और उनको फिर से रेवेन्यू लॉस हो जाता है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस रहे या लिमिटेशंस रही इन हमारी रिकमेंडेशंस की। नाउ जुडिशियल या पॉलिसी सपोर्ट। जुडिशरी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहती है, तो ये बार बार वही बात आ रही है सुप्रीम कोर्ट के SR बोमाई केस में क्या बोला है कि फेडरलिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपहेल्ड करना चाहिए। नीति आयोग ने रिप्लेस करा प्लानिंग कमीशन को टू प्रमोट स्टेट ड्रिवन डेवलपमेंट। ये अच्छा कीवर्ड है। इसका मतलब क्या है कि नीति आयोग ने बोला हम प्लानिंग कमीशन की जगह क्या लेके आए, दैट इज़ नीति आयोग, जिसका मेन पर्पस क्या था कि हम स्टेट ड्रिवन डेवलपमेंट कर पाए और अलाइन कर पाए फाइनेंस कमीशन के प्रिंसिपल्स के साथ। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। ना अगर सिंपल वर्ड्स में इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करें तो 14th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट को ज़्यादा पावर भी दी, ज़्यादा पैसा भी दिया एंड ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी। इट मेड इंडियन फेडरलिज्म को ज़्यादा बैलेंस एंड ज़्यादा कोऑपरेटिव बनाया। स्टेट कुड प्लान, आप स्टेट क्या है इसके तहत खुद से प्लान कर सकते हैं, खुद से स्पेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्रायोरिटीज़ रेदर देन फॉलोइंग ओनली सेंट्रल डायरेक्शंस। थोड़ी सी ऑटोनॉमी ज़्यादा थी, पैसा ज़्यादा, तो एक तरीके से ऑटोनॉमी ज़्यादा है, अपने खुद के वेलफेयर प्रोग्राम्स को चला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स, अपनी लोकल नीड्स को समझ के। Now the next theme is a center-state relations and federalism, role and jurisdiction of CBI. Okay, so the next theme is a center-state relations में वही federalism में हम पढ़ रहे हैं, that is role and jurisdiction of CBI. हम CBI के रोल को पढ़ेंगे from the perspective of federal, है ना, फेडरलिज्म से के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। Okay. सबसे पहले सीबीआई के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो आपको पता है सीबीआई इज़ अ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि प्राइमरी या फिर कहते तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया में। ये इन्वेस्टिगेट करती है केसेस रिलेटेड टू करप्शन, इकोनॉमिक क्राइम, स्पेशल इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड केसेस को देखती है एंड ये वर्क करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग में, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, हैंस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट रह के काम करती है। नाउ इसके जो पावर्स हैं वो जनरली आती हैं कौन से एक्ट से, दैट इज़ दिल्ली स्पेशल पब्लिक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें सीबीआई की जुरिसडिक्शन के बारे में तो अंडर सेक्शन 6 ऑफ द डीएसपी एक्ट सीबीआई को कंसर्न लेना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट का अगर उनको एक्सरसाइज करनी है अपनी पावर एंड जुरिसडिक्शन इन दैट स्टेट। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में उनको जाके इन्वेस्टिगेट करना है तो उनको वहाँ पे कंसर्न लेना पड़ता है उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। दिस इज़ बिकॉज पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर आर स्टेट सब्जेक्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पुलिस है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो स्टेट सब्जेक्ट्स है। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है ना स्टेट ओनली, सिर्फ और सिर्फ तब जब स्टेट उनको जनरल कंसर्न दे देती है, मतलब ओपन है, ऑनगोइंग परमिशन है, या फिर उनको स्पेसिफिक कंसर्न दे देती है अगर पर्टिकुलर केस के लिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उनको डायरेक्शंस देते हैं सीबीआई को कि आपको इस केस को इन्वेस्टिगेट करना है। तो यहाँ पे वो विदाउट स्टेट के कंसेंट के भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब वाई स्टेट विद होल्ड कंसेंट। अब बहुत सारे स्टेट कंसेंट नहीं देना चाहते हैं। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरला, झारखंड, राजस्थान, उन्होंने अपना जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया। जनरल कंसेंट का मतलब है कि हाँ आप चाहो जब भी जाओ आ सकते हो। ठीक है, नाउ ये एलीज करते हैं, मतलब एक तरह से इल्ज़ाम लगाते हैं सीबीआई के ऊपर कि सीबीआई को बहुत बार मिसयूज़ किया गया है पॉलिटिकली बाय द सेंटर टू टारगेट अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में। मतलब ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है जो सीबीआई है उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने इंटरेस्ट के लिए उन स्टेट में जहाँ पे उनकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे जाके ज़बरदस्ती वहाँ पे कुछ ना कुछ उसका मतलब मिसयूज़ करते हैं। विड्रॉल ऑफ कंसेंट लिमिट सीबीआई's डायरेक्ट पावर इन दो स्टेट। अगर स्टेट गवर्नमेंट उन पार्टिकुलर जो जिन स्टेट में जो कंसेंट है उसको विड्रॉ किया गया है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सीबीआई की पावर है वो कम हो जाती है। अब सीबीआई वहाँ पे खुल के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। इट कैन नॉट फाइल न्यू FIRs देयर विदाउट द परमिशन। नहीं वहाँ पे FIR फाइल की सकती है, नहीं वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। बट द पावर टू विदहोल्ड कंसेंट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। लेकिन जो पावर है कि हम तो भाई कंसर्न नहीं देंगे सीबीआई को, वो एब्सोल्यूट नहीं है अपने आप में। पहला है जुडिशियल ओवरसाइट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकते हैं सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई भी केस अंडर द आर्टिकल 32 and 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवन विदाउट द स्टेट कंसेंट। तो सीबीआई टू
सबसे पहले तो जुडिशरी कर ही सकती है। इससे क्या होता है कि रूल ऑफ लॉ इंश्योर होता है, जस्टिस इंश्योर होता है, जो कि ब्लॉक नहीं होगा पॉलिटिकल डिसीजंस के थ्रू। नेशनल या इंटर स्टेट केसेस की अगर हम बात करें, अगर जो क्राइम है जो इन्वॉल्व करते हैं मल्टीपल स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज, सीबीआई का जो रोल है वो काफ़ी एसेंशियल हो जाता है। इफ क्राइम्स इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेट्स और सेंट्रल एजेंसीज, द सीबीआई's रोल बिकम एसेंशियल। States cannot stop CBI in matters of national importance or interstate ramifications. State स्टॉप नहीं कर सकती है सीबीआई को उन सारे मैटर्स में जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं या फिर इंटरस्टेट रेमिफिकेशंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव है एंड रिजिडली डिवाइड नहीं करता है चीज़ों को। तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि सेंटर की भी लिमिटेड इंटरवेंशन हो स्टेट में, जिससे कि यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, तो चाहे तो जुडिशरी करवा सकती है या फिर नेशनल या इंटर स्टेट केस हो तो किया जा सकता है। दैट इज़ इट। अब इम्पॉर्टेंट क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं इससे रिगार्डिंग वो देख लेते हैं। जैसे कि एक आया हमारा 2010 में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स करके है। ये काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट थी, मतलब इसको याद करना ही करना है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा, अच्छा ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों ऑर्डर कर सकती हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस को एनी स्टेट विदाउट स्टेट के कंसर्न के बिना भी। इसने एक तरीके से जुडिशियल सुप्रीमेसी को अपहेल्ड किया टू इंश्योर जस्टिस अंडर द आर्टिकल 32 एंड 226 एंड रीअफर्म करा कि स्टेट की कंसेंट एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि अगर स्टेट ने कंसेंट दे दी तो ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, और स्टेट ने मना कर दिया तो वो चीज़ नहीं ही होगी। ये होता है एब्सोल्यूटिज्म। तो एब्सोल्यूट नहीं है स्टेट की कंसेंट, इस चीज़ का ध्यान रखिए। दैट इज़ इट। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, तो प्लीज़ इस केस को याद रख लेना। नाउ दूसरा केस हम छोड़ सकते हैं। फेडरल करेक्टर एंड बैलेंस, तो आपको पता है इंडियन फेडरलिज्म कैसा है, क्वासी फेडरल है, जहाँ पे दोनों सेंटर एंड स्टेट के पास क्या है, पावर शेयर करते हैं, बट जो सेंटर है वहीं पे स्ट्रॉन्गर है ड्यूरिंग द नेशनल या फिर कहे तो इंटर स्टेट मैटर्स पे स्पेसिफिकली। जो सीबीआई का फ्रेमवर्क है वो रिफ्लेक्ट करता है इस बैलेंस को। स्टेट ऑटोनॉमी रिस्पेक्टेड थ्रू कंसेंट रिक्वायरमेंट, साथ में जो स्टेट की ऑटोनॉमी है, जो स्टेट की आज़ादी है, उसको भी रिस्पेक्ट किया जाए कंसेंट रिक्वायरमेंट के थ्रू, मतलब उनकी भी कंसेंट की एक इज़्ज़त करो। एट द सेम टाइम जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको भी प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, और वो किस तरीके से किया जा सकता है, कोर्ट डायरेक्टेड और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू। अब इशूज़ क्या आते हैं, वही है मिसयूज़ के एलिगेशन लगते रहते हैं कि अपोजिशन जो रूल स्टेट है वो काफ़ी इल्ज़ाम लगाते हैं जो सीबीआई है वो एक तरीके से पॉलिटिकल टूल का काम करती है सेंटर के लिए। लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, फ्रीक्वेंट डिनाइल ऑफ कंसेंट वीकन सीबीआई's क्रेडिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। अगर बार बार जो कंसेंट है उसको डिनाई किया जाएगा, जो स्टेट है वो डिनाई करते रहेंगे, तो उससे जो सीबीआई की क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन उठेगा एंड जो लोगों का ट्रस्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। डिले इन जस्टिस, विड्रॉल ऑफ कंसेंट लेट्स टू फ्रेगमेंटेड इन्वेस्टिगेशन। अगर आप जो कंसेंट है आप उसको विड्रॉ कर लोगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, तो उससे ये प्रॉब्लम होगी कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, वो टूटी हो पाएगी, फ्रेगमेंटेड, एक्यूरेट नहीं हो पाएगी, और उसकी वजह से जो एक तरीके से जो जस्टिस है उसमें ही तो डिले आएगा। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटर ऑटोनॉमी दे सीबीआई को, थोड़ी सी ज़्यादा पावर दे दें, हम इम्प्लीमेंट करें लोकपाल एंड लोकायुक्त फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट। सीबीआई के ऊपर भी हम लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट का यूज़ करें सो दैट जो करप्शन की प्रॉब्लम है वो ना हो। लीगल क्लैरिटी, हम अमेंड कर सकते हैं जो डीएसपी एक्ट है, जिससे कि हम क्लियर उसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको डिफाइन कर सकें। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हमको प्रमोट करना चाहिए, जो ट्रस्ट है उसको बिल्ड करना चाहिए सेंटर एंड स्टेट के बीच में, और अवॉइड करना चाहिए कि इसका बिना बात हम यूज़ ना करें। इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस, साथ में जो सीबीआई की ऑफिसर्स की न्यूट्रलिटी अगर आपको इंश्योर करने की वो न्यूट्रल रहे, नॉन पॉलिटिकल, उनका सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको भी हमें कैसा बनाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट। नाउ द लास्ट थीम है, शायद लास्ट ही थीम है, दैट इज 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991, गवर्नेंस एंड फेडरल कॉन्फ्लिक्ट इन द एनसीटी ऑफ दिल्ली। ऑलरेडी हम इसके बारे में वैसे पढ़ चुके हैं। तो दिल्ली के जो है गवर्नेंस में एंड फेडरल कॉन्फ्लिक्ट आता रहता है दिल्ली में बिकॉज ऑफ द 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट को भी पढ़ेंगे, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ पढ़ेंगे।
सबसे पहले देखते हैं, देखिए जो 1991 से पहले दिल्ली क्या था, सिर्फ एक नॉर्मल यूनियन टेरिटरी था जिसको डायरेक्टली एडमिनिस्टर प्रेसिडेंट करते थे थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू मीट द ग्रोइंग डेमोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड। लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड उठने लगी, तो दैट इज़ वाई दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया थ्रू द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। अब 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब ये अमेंडमेंट एक्ट आया तो इसने इंसर्ट करा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239 AA एंड 239 AB कॉन्स्टिट्यूशन में डेजिग्नेशन ऑफ दिल्ली एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। जो नाम है हमारी दिल्ली का उसको हमने नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया। हमने यहाँ पे क्रिएट करा लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली के लिए, जिसके पास पावर होगी कि वो लॉज बना सकते हैं स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के एक्सेप्शन को रखा, दैट इज़ PPL, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। साथ में इस्टेब्लिश कराई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हेड कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर, एंड जो कि एड एंड एडवाइस करेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को। अच्छा, एक्सेप्शंस क्या हैं जिसपे वो लेजिस्लेट नहीं कर सकती असेंबली, लॉ नहीं बना सकते, दैट इज़ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। अब ये किसके कंट्रोल में, ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में हमने रखा। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो प्रेसिडेंट के पास उस मैटर को लेके जा सकता है और उन्हीं का डिसीजन जो होगा फाइनल होगा। मतलब क्या कहा गया कि जैसे कि क्या बोला गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे काम करेगा। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ और कह रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहा है कि ये चीज़ गलत है, ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। अब इनके बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए कहाँ जाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर इस मैटर को लेके जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट फिर जो भी बोल देंगे तो वही होगा। तो ये बेसिकली ये हमारे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये सारी बातें थी। ठीक है, नाउ अब इस पर्पस क्या था इस अमेंडमेंट का, हम क्यों लेके आए थे। देखिए, क्योंकि हमें लोकल सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करानी थी, लेकिन साथ में नेशनल इंपॉर्टेंस का भी एरिया हमारे कैपिटल है, बिकॉज टू गिव दिल्ली डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन हम चाहते थे, बिकॉज दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन है कि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। वाइल इंश्योर साथ में हम ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि सेंट्रल का जो ओवरसाइट है वो भी बना रहे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ एनॉमलीज क्या है एंड सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, सबसे पहला है एम्बिग्यूटी इन डिवीजन ऑफ पावर। जो डिवीजन ऑफ पावर है ना, उसमें खुद ही क्या है, थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। एक्ट क्लैरिफाई नहीं करता है जो एड एंड एडवाइस है काउंसिल की एंड जो डिस्क्रिशनरी पावर है ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब क्या है कि कब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, किन मैटर्स में, किन मैटर्स पे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ये क्लैरिफाई नहीं किया है। फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट अराइज होते रहते हैं अबाउट हु कंट्रोल्स व्हाट, दैट इज़ वाई अब जब पता ही नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर को किन चीज़ों पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की माननी है, किन चीज़ों पे खुद की माननी है, तो इसकी वजह से क्या होता रहता है, डिस्प्यूट कि कौन किस चीज़ को कंट्रोल करेगा। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर किन चीज़ों को कंट्रोल करेगा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो किन चीज़ों को कंट्रोल करेगी। स्पेशली सर्विसेज, पुलिस एंड अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग काफ़ी वहाँ पे डिस्प्यूट चलता रहता है। ड्यूअल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन पे जो कंट्रोल है वो एक का नहीं है, वो दोनों का है। LG का है जो कि सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड CM का है जो कि पीपल ऑफ द दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से टसल आए दिन होता रहता है इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड नॉमिनेटेड अथॉरिटी दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में। कंट्रोल ओवर सर्विसेज, जो मेजर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो यही है कि कौन कंट्रोल करेगा पोस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स को। ठीक है, सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट हैव डिसएग्रीड रिपीटेडली, इसी चीज़ पे काफ़ी डिसएग्रीमेंट चलता आता है। फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ रेफरेंस पावर, साथ में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो ऑफन क्या करता है, कोई भी मैटर जो कि उसको पसंद नहीं आ रहा है वो जाके प्रेसिडेंट के हाथ में दे देता है, और उससे जो डिले है वो भी हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। साथ में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका जो मीनिंग था, जो डेमोक्रेसी है, उसको हमने साइडलाइन कर दिया ना। लैक ऑफ फेडरल स्पिरिट है, क्रिटिक्स कहते हैं जो सेंटर वो काफ़ी इंटरफेरेंस करता है और जो दिल्ली की डेमोक्रेटिक ऑटोनॉमी है उसको काफ़ी रिड्यूस करके रखता है। ये सर्विसेज पे हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं, उसमें बता देते हैं कि हुआ क्या कि एक ऑर्डिनेंस लेके आ जाती है हमारी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो दिल्ली है, दिल्ली की जो पोस्टिंग है सब कुछ है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में होगी। इसके बाद जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट तो खैर बोलता है या फिर हाई कोर्ट, आई डोंट नो, जुडिशरी बोलती है कि नहीं, जो ये है इलेक्टेड गवर्नमेंट का हक है सर्विसेज की पोस्टिंग वगैरह देखना, ट्रांसफ़र देखना। लेकिन बाद में फिर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो लॉ लेके आ जाती है और एक बॉडी बनाती है। ठीक है, उस बॉडी का एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं है, वो बॉडी बनाती है, बॉडी में बोलती है कि
अब इसमें क्या क्या होगा, बहुत सारे लोग होंगे एंड साथ में इसका हेड होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड वही डिसाइड करेगा किसको कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र कैसे होगा। ठीक है, ये पूरा डिस्प्यूट है जो चलता आता है। चलिए, अब जुडिशियल इंटरवेंशन क्या है, यही गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एलजी को बाउंड होना चाहिए एडेन एडवाइस से। एलजी को अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, एक्सेप्ट बस 3 चीज़ों के अलावा बाकी चीज़ों में। बस यही उन्होंने बोला कि भाई कोऑपरेटिव फॉर्मलिज्म को हमें प्रमोट करना है। ठीक है, और भी बाकी होते रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं। एंड दोबारा से जब जुडिशरी ने ये बोला था जो गवर्नमेंट की पावर है वही होनी चाहिए सर्विसेज के ऊपर, दिल्ली गवर्नमेंट की पावर है। ठीक है, लेकिन सून आफ्टर सेंटर क्या कर देती है, ऑर्डिनेंस इशू कर देती है टू रीगेन द कंट्रोल, जिससे कि एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है ना। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडियन फेडरल पॉलिटिक्स पे, वही जो फेडरल डिबेट है वो और ज़्यादा शुरू हो जाती है। जो दिल्ली का केस है वो हाईलाइट करता है लिमिट ऑफ एक तरीके से स्टेट की ऑटोनॉमी को लिमिट किया हुआ है विद इन अ क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। राइज ऑफ जुडिशियल फेडरलिज्म, जुडिशरी इज इंक्रीजिंगली डिसाइडिंग फेडरल डिस्प्यूट। तो जुडिशियल फेडरलिज्म का भी राइज आपको देखने को मिला है। मतलब क्या है कि जुडिशरी का रोल काफ़ी इन्हेंस हो गया, काफ़ी बढ़ गया इन मैटर्स में, क्योंकि शो कर रहा है ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा डीप करते हैं सेंटर स्टेट के पॉलिटिकल राइवलरीज को, स्पेशली जब डिफरेंट पार्टीज रूल करती हैं। डिमांड उठने लगी कि क्लियर डिवीजन ऑफ पावर करो, वही जो अदर टेरिटरीज़ हैं वो भी क्या करेंगी, सिमिलर क्लैरिटी चाहती हैं पावर्स में, जैसे कि JNK में के साथ भी डिस्प्यूट होता रहता है। तो फ्यूचर ट्रेंड यही है कि इसकी वजह से रिकंस्ट्रक्शन कुड लेड टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूटी गवर्नेंस मॉडल टू इंश्योर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी अलॉन्ग विद नेशनल कंट्रोल। तो फ्यूचर ट्रेंड ये है कि आए दिन अब हम क्या कर सकते हैं आगे, कि हम ज़्यादा से रिकंसिडर कर सकते हैं कि यूटी की गवर्नेंस का मॉडल क्या होगा, कि सो दैट जो स्टेट की ऑटोनॉमी है वो भी सुरक्षित रहे, जो नेशनल कंट्रोल है, जो नेशनल की सिक्योरिटी है वो भी सिक्योर है, और दोनों के बीच में हमें क्या बनाने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आई थिंक दैट इज़ इट, हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो फेडरलिज्म वाला जो पूरा था काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। फेडरलिज्म अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, क्योंकि मैंने बताया कि पिछले 10 साल में हर साल एक क्वेश्चन फेडरलिज्म से रिलेटेड आया ही आया है। सो दैट इज़ वाई फेडरलिज्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, और इस पर क्वेश्चन अगले साल भी आएगा ही आएगा। सो करना क्या है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है, 2 से कोई 4 केसेस आपको याद होने चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस, रिवॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको टैग वैग करनी है क्वेश्चन से, एग्जांपल्स आपको लिखने हैं, है ना। जैसे दिल्ली का एग्जांपल आप लिख सकते हो जो डिस्प्यूट है, और बाकी भी वेस्ट बंगाल के साथ जो डिस्प्यूट होते रहते हैं वो आप लिख सकते हो, CBI से का एक एंगल ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारे जो भी हमने पढ़ा है काफ़ी पढ़ लिया है, लगभग 3 घंटे हमने सिर्फ फेडरलिज्म को पढ़ा है, तो दैट मीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन वहाँ से आएगा ही आएगा जो आपको 10 से लेके 15 मार्क्स तक दिला सकता है। सो दैट इज़ वे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस ये है कि बार बार रिवाइज करो, जो चीज़ें याद रटने की उनको रटो, एंड दैट इज़ इट, यू आर गुड टू गो, बट बी कंसिस्टेंट।